because that is also a commonly asked question. So in out of 3 symptoms, one of them is irregular cycles. मतलब अगर फीचर होता है अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसका बाय डेफिनेशन ये है कि अगर वॉल्यूम मोर देन 12 PCOS, एंड देयरफॉर वॉच आउट फॉर दीज सिम्टम्स, वॉच आउट फॉर सटल सिम्टम्स एंड फीचर्स. Hi friends, you're watching Fertility Fridays. I'm Dr. Shweta Goswami. This is the place where we try to welcome hope into your lives. So the topic of conversation today will be, do I have PCOS? How do I know? And what are the symptoms and solutions for the same? So I think PCOS is of course not just a fertility issue, it's an overall health concern as well. And depending on what our concerns are, symptoms are, it becomes important for us to know that whether we have PCOS or not and how is it affecting. So I will try and limit my conversation mainly to the fertility aspect. So देखिए, पहली चीज़, PCOS कोई डिजीज़ नहीं है, वो एक सिंड्रोम है. वो सिम्टम्स हैं, कोई ओवरी में सिस्ट नहीं है. सो ऑब्वियसली इट मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज, विच मीन्स अगर आप अल्ट्रासाउंड पे देखते हो, इट कम्स फ्रॉम द अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ PCOS, वेयर ऑन द अल्ट्रासाउंड वी सी मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स इन द ओवरीज which look like cysts, and that is why it is called PCOS. So पहला important चीज़ ये है, हमें अगर PCOS है तो हमारे अंदर कोई ओवेरियन सिस्ट नहीं है जिसे रिमूव करना होता है. ये एक बेसिक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हमारे कभी साइकिल्स में प्रॉब्लम करता है, एंड उसी वजह से क्योंकि एग डेवलपमेंट इरेटिक होता है तो कंसीव करने में या फर्टिलिटी इश्यूज हमारे साथ कर सकता है. सो अगेन, अगर हम एक साइंटिफिक डेफिनेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे कंसेंसस है, एक रॉटरडम्स कंसेंसस है और बहुत सारी साइंटिफिक गाइडलाइंस हैं जो साइंटिफिक ट्रायल्स के लिए कहती हैं कि भी आपको PCOS है कि नहीं, यू नीड टू नो. सो जैसे कि रॉटरडम क्राइटेरिया जो सबसे कॉमनली यूज क्राइटेरिया होता है, वो ये कहता है कि अगर आपके 2 में से 3 कोई फीचर्स हैं तो आपको PCOS है, जिसको सिनोनिमसली पहले PCOD भी बोला जाता था. तो आजकल द 2 टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. So in out of 3 symptoms, one of them is irregular cycles. मतलब अगर आपके cycles बहुत जल्दी आते हैं या बहुत लेट आते हैं, किसी किसी के 40-45 डेज पे आते हैं, 60 डेज आते हैं, शायद बिना दवाई के नहीं आते हैं. दैट इज सिम्टम नंबर 1, जिसको हम सिम्टम्स ऑफ एनोवुलेशन कहते हैं. इसका मतलब एग बहुत अच्छे से ठीक से नहीं बन रहा है. सेकेंड सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपर सिम्टम्स और साइंस, मतलब ब्लड टेस्ट ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म. मतलब कि अगर किसी को पिंपल्स की टेंडेंसी होती है, किसी को हेयर लॉस की टेंडेंसी होती है, तो हम ये कहते हैं कि आपको PCOS हो सकता है. किसी को हर्स्यूटिज्म की प्रॉब्लम होती है, या फिर वो ब्लड लेवल्स में जिसमें हम एंड्रोजन लेवल्स मेजर करते हैं वो पता चलता है. और तीसरा फीचर होता है अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिसका बाय डेफिनेशन ये है कि अगर वॉल्यूम मोर देन 12 cc है या मोर देन 10 फॉलिकल्स इन ईच ओवरी है, तो ये अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस है जिसको हम PCO कहते हैं, PCOS या PCOD नहीं कहते. तो अगर हम स्ट्रिक्ट PCOS क्राइटेरिया की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इफ यू हैव 2 out of 3 फीचर्स, विच मीन्स अल्ट्रासाउंड पे भी PCOS जैसा फीचर लग रहा है, प्लस आपके साइकिल्स इरेगुलर है, तो हम कहते हैं आप PCOS हैं. अगर आपको हाइपर एंड्रोजेनिज्म के, एक्नी वगैरह के फीचर्स हैं और अल्ट्रासाउंड पे PCOS है, तो भी आपको PCOS कहा जाता है. बट एज फार एज फर्टिलिटी मैनेजमेंट इज कंसर्न, हम कहते हैं कई बार बहुत लोगों का बॉर्डरलाइन PCOS भी होता है. मतलब इन द रियल डेफिनेशन ऑफ सो कॉल्ड PCOS आप शायद फिट ना हो, पर अगर आपको कंसीव करने में इशू आ रहा है और अगर हमको इवैल्यूएशन में ये लगता है दैट हमारा एग डेवलपमेंट इरेटिक हो रहा है, एंड देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इज हार्मोनल टेस्ट. तो हम FSH-LH रेशियो देखते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर स्टडी पे एग डेवलपमेंट इन अ नेचुरल साइकिल देखते हैं कि आपके साइकिल्स तो रेगुलर हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज माइल्डर फॉर्म्स ऑफ PCOS, और एज आई सेड बॉर्डरलाइन PCOS. इन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि शायद हमारे प्रॉपर क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, बट उनके माइल्ड फीचर्स हैं जिसको हम एज फार एज वी आर कंसर्न हमको PCOS की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि द सिम्टम्स एंड लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ PCOS इज वेरी सिंपल. इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन. तो हम कहते हैं अगर हमारा एग डेवलपमेंट इरेटिक हो रहा है, एकदम प्रॉपर 12-13 डे पे एक अच्छा फॉलिकल नहीं बन रहा है या ठीक से ओवुलेट नहीं हो रहा है, इन सारे फीचर्स को हम PCOS के फीचर्स में मानते हैं. सो फ्रॉम अ फर्टिलिटी परस्पेक्टिव, एनीबडी हु मे हैव इरेगुलर साइकिल्स, वी नो फॉर श्योर दे काइंड ऑफ हैव PCOS अगर उनके टेस्ट में ये आ रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके हो सकता है साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हो, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज ओलिगो ओवुलेशन. ओलिगो ओवुलेशन मतलब
हो सकता है 10-12 साल महीने जो हम एक साल का काउंट करते हैं उसमें कुछ मंथ्स यू माइट बी हैविंग रेगुलर साइकिल्स बट स्टिल द एग डेवलपमेंट इज erratic. So I think in my opinion it's a very important part of what we otherwise call as unexplained infertility. अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक बहुत हेट्रोजेनस टर्म है जहां हम कहते हैं हो सकता है किसी के ट्यूब में भी प्रॉब्लम हो सकता है कोई माइल्ड सटल मेल फैक्टर हो सकता है माइल्ड हार्मोनल इंबैलेंस हो, बट हम सबको क्योंकि हमारे ग्रॉस रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता अनएक्सप्लेन कहते हैं। बट इस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड हार्मोनल इंबैलेंस होता है, नॉट सिवियर इनफ टू कम इन द रॉटरडम क्राइटेरिया ऑफ PCOS, but as far as fertility is concerned, if their egg development is erratic, we will consider them as PCOS. तो जहां तक fertility treatment का as I said सवाल है, these are the important symptoms that you should watch out for. In evaluation कुछ hormonal tests होने चाहिए for anybody जिसको time हो रहा है and otherwise सब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक दिख रहा है। हमारे को अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर स्टडी करके बिना कोई मेडिसिन लिए एक बार देखना चाहिए कि हमारा एग डेवलपमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर हमने ब्लड टेस्ट में AMH करके लेवल्स किए हैं तो अगर वो 4 से ज्यादा हैं तो हो सकता है वो माइल्ड PCOS दर्शाते हों। Even if I'm repeating, you don't really come into the scientific criteria of being a PCOS. तो मेरी नजर में ये strategy of handling mild PCOS so that we can give ovulation induction and treat them is very helpful, because otherwise as patients we keep feeling that कोई reason नहीं है, हमें कोई problem समझ नहीं आ रही, हमें unexplained infertility है. But I think a large proportion of women would actually end up having some subtle signs of PCOS that will help. तो इसी हिसाब से जब हम इन चीजों के हिसाब से अपने माइंड में डायग्नोसिस बनाते हैं कि हम एक बॉर्डरलाइन PCOS हो सकता है, एग डेवलपमेंट इराटिक हो सकता है, इन लेमैन टर्म्स हम इसको हार्मोनल इंबैलेंस बोल सकते हैं, PCOS बोले या ना बोले, तो हम कहते हैं अगर माइल्ड हार्मोनल इंबैलेंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी होती है या कंसीव होने में टाइम लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं ट्रीटमेंट भी PCOS की तरह मैनेजमेंट की तरफ जाता है। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करें, हम ओव्यूलेशन इंडक्शन, क्लोमिफीन, लेट्रोजोल, गोनाडोट्रोपिन्स हैं उनके साथ हम प्लान करें। Depending on the way ahead, then things like IUI, laparoscopy or IVF come up. But the bottom line is, agar simple ovulation induction is the most fruitful treatment that we can look for in women who have mild PCOS, and therefore watch out for these symptoms, watch out for subtle symptoms and features that you can see, and please do discuss it with your fertility specialist or gynecologist कि क्या मेरे को mild PCOS या borderline PCOS हो सकता है, because if we start treating it early rather than just treating it as unexplained infertility, I'm sure our treatment would be faster and our journey to parenthood will be quicker. So I wish you all the best, and if you have any questions around this, please do let me know. You can subscribe and like our channel if you like. You can please put in your questions in the comment section, or you can click on the link below. Thank you. So now I'll take some questions that have come from viewers like you. I hope I'm able to help you out with these answers. तो विजका दली कह रही हैं कि मेरी एज 34 इयर्स में फीमेल हूँ, मेरा FSH 14.7 है, क्या ये नॉर्मल है? सो दाली जी देखिए, 14.7 FSH हाई है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये सेकेंड थर्ड डे ऑफ द साइकिल पे होना चाहिए, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं है। प्लस इसको हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्ट। इसका मतलब हमारी ओवरीज में रिजर्व कितना है। अकेले FSH का कोई वैल्यू नहीं होता, हमें LH लेवल भी देखना चाहिए, AMH और एंटी मुलेरिन हार्मोन भी देखना चाहिए, अल्ट्रासाउंड पे एंट्रल फॉलिकल काउंट भी देखना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी देखना चाहिए। बट अगर मैं सिर्फ आइसोलेटरी FSH की बात करूं तो FSH यूजुअली 10 से कम हो एंड प्रेफरेबली 8 से कम हो तो वी फील दैट इज बेटर, बिकॉज जैसे जैसे वो 8 के अबव जाता है हम उसको बॉर्डरलाइन FSH कहते हैं, वो थोड़ा सा साइन ऑफ डिक्लाइनिंग रिजर्व होता है। तो आपको अपने डॉक्टर से ये वैल्यू डिस्कस जरूर करनी चाहिए और एक आध महीने में मे बी सेकंड थर्ड डे पे प्रॉपर रिपीट भी करना चाहिए। परसिस्टेंटली हाई FSH कुड बी अ कंसर्न, तो हमें ओवेरियन रिजर्व के हिसाब से उसको जरूर देखना चाहिए। सुनंदा नायक कह रही हैं PCOS के लिए ऑपरेशन होता है क्या? तो सुनंदा, जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक्चुअली बोला, PCOS कोई बीमारी नहीं है, तो इसलिए कोई उसको ठीक करने का कोई सिस्ट नहीं है जो हम ऑपरेट करके उसको निकाल दें। पहली चीज वो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट करना चाहिए। अगर हमारा प्रॉब्लम एग डेवलपमेंट का है तो एग डेवलपमेंट की मेडिसिन से ट्रीट करना चाहिए। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, मतलब जब हम दूरबीन का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी करते हैं तो जिनकी ओवरीज बहुत ही बल्की होती हैं, AMH बहुत हाई होता है, PCOD बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी हम होल्स बना के उसको, इसलिए हम ड्रिलिंग कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रोमा है ओवरी का उसको निकाल देते हैं जिससे PCOS की सिवियरिटी कम हो जाए। सो अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल मे नीड लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। PCOS का वही ऑपरेशन होता है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप
अच्छे से वेट लॉस एक्सरसाइज करें, कोई 5 to 8 kgs वेट लॉस कर दे तो वो वही काम करेगा जो ड्रिलिंग करेगी। तो आप ऑपरेशन से इजीली बच सकते हैं अगर हम नेचुरल तरीके से वेट लॉस एक्सरसाइज पे ध्यान दे पाए। फिर सर्जन गुज्जर कह रहे हैं कि मैम मेरा ऑपरेशन खुलवाया है तो क्या मैं आईवीएफ कर सकती हूँ। तो सर्जन गुज्जर देखिए, ये जो हम ट्यूब खुलवाते हैं उसको हम ट्यूबोप्लास्टी कहते हैं। उसका करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आईवीएफ करना ना पड़े, अगर हमारी ट्यूब अच्छे से ओपन हो जाए तो हम खुद कंसीव कर जाएं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो ऑपरेशन के बाद भी हमारी ट्यूब्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती, वो फंक्शनिंग ठीक नहीं होती और इस वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो आईवीएफ में तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि ट्यूब पहले खुली थी, बंद थी, अब खुल गई है या पहले खुलवाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो आप आईवीएफ तो करा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियर।